नमस्कार। द लीगल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। मैं हूं नीरज कुमार। आज हम बात करेंगे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट और फ्रीडम ऑफ स्पीच। कितना गहरा रिश्ता है, कितनी दूरी है इन दोनों के बीच में, कितनी नजदीकी इन दोनों के बीच में। और इस मुद्दे पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं, लखनऊ से जुड़े हैं जस्टिस ए एन मित्तल, जो यूपी लॉ कमीशन के चेयरमैन हैं। और हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हैं विवेक सूद जी, जो सीनियर एडवोकेट हैं दिल्ली हाई कोर्ट में। सर, आप दोनों लोगों का बहुत बहुत स्वागत है द लीगल प्लेटफॉर्म में। जस्टिस मित्तल, मैं आपसे शुरू करना चाहूंगा। जी प्रशांत भूषण वाला मामला आया और इसके बाद जी एक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का और फ्रीडम ऑफ स्पीच का जो बहस थी, एक बार फिर से शुरू हो गई। इस जी मुद्दे में आप किस तरीके से देखते हैं, कितनी दूरी है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में और फ्रीडम ऑफ स्पीच में? देखिए, इस मुद्दे को लेकर के मैं ये कहना चाहूँगा, पहला सजेशन तो मैं ये देना चाहूँगा विद ड्यू रिगार्ड्स कि टैक्स पेयर के पैसे पर इस प्रकार की कोई हियरिंग ओपन कोर्ट में नहीं होनी चाहिए। जो भी हियरिंग आप करें कोर्ट आवर्स के बाद में करें, क्योंकि अब ये करीब करीब ये परिलक्षित हो रहा है कि ये केवल एक नूरा कुश्ती है। अगर आपने किसी व्यक्ति को दोषी मान लिया है तो फिर उसको सजा देने में इतना गुरेज क्यों? जब तीर कमान से निकल गया, प्रशांत भूषण जी ने कुछ कह दिया, तीर उनके कमान से निकल गया, वाणी से निकल गया, तो फिर उसको वापस लेने का क्या औचित्य है? और मैं एक बहुत मशहूर गाना है, वो मैं आपको कहना चाहूंगा कि कोई अफसाना जब अंजाम तक ले जाना हो नामुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ दे देना ही है अच्छा। चलो एक बार जी फिर जी से अजनबी बन जाएं हम दोनों। जी, तो साहिल लुधियानवी अगर आप जी। सजा नहीं दे सकते, अगर आप सजा नहीं दे सकते, वो माफी मांगने को तैयार नहीं है, तो फिर दोनों एक बार फिर अजनबी बन जाइए जी और एक खूबसूरत मोड़ दे दीजिए। चाहे उसको पेंडिंग रखिए, चाहे उसको विड्रॉ कर लीजिए, जो चाहिए सो करिए। मगर जी जहां तक एकेडमिक क्वेश्चन का प्रश्न है, एकेडमिक क्वेश्चन जी में जैसा कि आप जानते हैं, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट दो प्रकार का होता है, एक सिविल कंटेम्प्ट और एक क्रिमिनल कंटेम्प्ट। मैं ज्यादा समय जी ना लेते हुए केवल यही कहूंगा कि ये प्रकरण जो वर्तमान प्रकरण है, ये क्रिमिनल कंटेम्प्ट का मामला है। जी और क्रिमिनल कंटेम्प्ट के मामले में चूंकि मामला सब जुडिस है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इसको होल्ड कर चुका है कि प्रशांत जी भूषण जी गिल्टी हैं, तो मैं उसकी मेरिट्स पर नहीं जाना चाहता। परंतु हाँ, इतना मैं अवश्य कहना चाहता हूं कि चाहे कोई अधिवक्ता हो, चाहे कोई आम आदमी हो, चाहे कोई पत्रकार हो, चाहे कोई मीडिया बंधु हो, सभी को अपनी वाणी पर संयम रखना चाहिए। एक स्वस्थ आलोचना करने का अधिकार कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में भी दिया गया है। और ऐसी कोई बात किसी को भी नहीं करनी चाहिए जिससे कि न्यायालय की गरिमा धूमिल होती हो। मैं एक चीज और कहना जी चाहूंगा, हम लोग रोजाना पॉलिटिशियंस के बारे में कहते रहते हैं, प्राइम मिनिस्टर को गाली देते रहते हैं, मंत्रियों को गाली देते रहते हैं, सरकार को गाली देते रहते हैं। ये विशेषाधिकार केवल और केवल न्यायपालिका को दिया गया है। और मैं ये भी बता देना चाहता हूं कि ये कानून हमारा इंग्लैंड से ही बोरोड है, और जी इंग्लैंड से बोरोड होने के बावजूद भी इंग्लैंड में इसको डिलीट किया जा चुका है और अमेरिका में भी इसको डिलीट किया जा चुका है। जी जी स्कैंडलाइजिंग स्टेटमेंट्स जो हैं वो अमेरिका और इंग्लैंड दोनों जगह डिलीट किए जा चुके हैं। तो जी कहने का आशय यह है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच विद रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन प्रत्येक सिटीजन को प्राप्त है, और प्रत्येक सिटीजन को, चाहे वो कोई भी हो, उसको ये अधिकार है कि किसी भी मैटर में स्वस्थ आलोचना कर सके। और कहा भी गया है कि निंदक नेरे राखिए पलकन छवि बिछाए। हम जी अगर किसी से कोई अपनी निंदा सुनते हैं तो हमें अपने आचरण में सुधारना चाहिए, हमें उस निंदा से जी व्यथित जी नहीं होना चाहिए। अगर हमारा दामन साफ है जी तो हमें उस निंदा से व्यथित नहीं होना चाहिए। तो जी मैं तो जी ये कहना चाहूंगा कि ये केवल एक नूरा कुश्ती हो रही है, जिसमें कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का एक कीमती समय, जिस समय में कि वो बहुत महत्वपूर्ण प्रकरण, बहुत से अभियुक्त जेल में हैं, बहुत से लोगों की प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट है, बहुत से लोगों के, बहुत सी कंपनी का डिस्प्यूट है, बहुत से फ्लैट्स ओनर्स का डिस्प्यूट है। उन सब्सटेंटिव क्वेश्चंस को आप डिसाइड करिए, और अगर ये आप करिए,
शाम को 4 बजे के बाद इसकी हियरिंग कीजिए, इसमें आप टैक्स पेयर के पैसे को ध्यान रखें। जी 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 विवेक सूद जी, मेरे आपसे 2 सवाल होंगे। पहली बात तो कि जस्टिस मित्तल का जो जवाब है कि नूया कुश्ती है, इससे आप कितना सहमत हैं, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि एक जो अभी शुरू में चल रहा था कि वर्चुअल, पहले हुआ कि लाइव स्ट्रीमिंग होगी कोर्ट की हियरिंग की, तो उसके बाद कोविड की वजह से वर्चुअल कोर्ट आ गई। तो एक और तो सुप्रीम कोर्ट ने खिड़कियां खोलना शुरू किया मुकदमों को लेकर, लेकिन जब ऐसे मामले आए तो उसने दरवाजे बंद करना शुरू कर दिया। दिल के दरवाजे का अगर कहे तो बंद करना शुरू कर दिया। आप क्या कहेंगे? मैं आपका जो दूसरा सवाल है थोड़ा सा उसको इलेबोरेट करिए कि क्या आप क्या कहना, क्या पूछना मतलब जैसे जी, मेरा कहने का मतलब ये है कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने पहले डिसाइड किया कि हम जो कोर्ट की हियरिंग्स हैं उनको हम पब्लिक कर देंगे, हम उनकी लाइव स्ट्रीमिंग करेंगे, जैसे लोकसभा राज्यसभा के चैनल चलते हैं कि वहां पे प्रोसीडिंग्स जो हो रही उनको दिखाते हैं। लेकिन अब यहाँ पे दरवाजे, वहां तो खिड़कियां खोलने लगे वो लोग, लेकिन जब खुद के ऊपर बात आ गई तो दरवाजे बंद करने लगे। दिल के दरवाजे बंद कर, दिल जो बड़ा होना चाहिए था, आपको लगता है कि दिल को दरवाजे बंद करने लगे, उसको सहन करने में थोड़ी सी मुश्किल है? देखिए जहां तक ये लाइव स्ट्रीमिंग की बात है, इट्स फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स मोर ऑफ अ पॉलिसी मैटर। ये एक पॉलिसी मैटर है और ये एक फ्यूचरिस्टिक व्यू है, फ्रॉम आवर कंट्रीज पर्सपेक्टिव। ये एक फ्यूचरिस्टिक व्यू है टू ओपन दी डोर्स। अब जब एक कोर्ट है और कोर्ट रूम एक पब्लिक प्लेटफॉर्म है, एक पब्लिक डोमेन है, एनीबडी कैन एंटर द कोर्ट टू ऑब्जर्व द प्रोसीडिंग्स। इट इज नॉट अ क्लोज्ड कोर्ट, वी लिव इन एन ओपन कोर्ट सिस्टम। जब आप अगर कोर्ट में एक स्ट्रेंजर भी बैठ के प्रोसीडिंग्स को विटनेस कर सकता है तो उसको कोई आपत्ति नहीं है कि सब इसे व्यू कर सकें अपने टेलीविजन पे। मगर क्या हमारी सोसाइटी इतनी मैच्योर है कि उसको ऑब्जर्व करके उसका क्या रिएक्शन आएगा? क्या जो हमारे रिएक्शंस हैं एज वी द पीपल, क्या हम इतनी मैच्योर सोसाइटी हैं कि उसके रिएक्शंस हम एक मैच्योर तरीके से देंगे? देखिए आप अगर प्रोसीडिंग्स खोल दें फॉर द वर्ल्ड टू ऑब्जर्व, तो किस लेवल की ट्वीटिंग होगी, किस लेवल की व्हाट्सएप मैसेजेस होंगे, किस लेवल का रिस्पांस आएगा, वो हम अंदाजा लगा सकते हैं। मेरी ओपिनियन में ये एक फ्यूचरिस्टिक थॉट है, इसका वक्त अभी नहीं आया है। इन माय व्यू, आई एम बीइंग अ बिट कंजर्वेटिव आउट हियर कि अभी तो हमारे लोग हैं, हम लोग हैं, अभी हमारी जो लिटरेसी लेवल है, हमारी अवेयरनेस लेवल्स हैं, हमारे रिएक्शन के रिस्पॉन्सेस के जो लेवल्स हैं, वो उस लेवल की मैच्योरिटी नहीं है अभी कि ये कोर्ट जो है इलेक्ट्रॉनिकली ये खोल दिया जाए और दे शुड बी लाइव स्ट्रीमिंग ऑफ एवरी मैटर या इंपॉर्टेंट मैटर्स व्हाइल दे आर बीइंग हर्ड। अभी उसका वक्त, मेरे ओपिनियन में उसका वक्त नहीं आया। लेकिन जहां तक दिल के दरवाजे का सवाल है, उसके लिए क्या कहेंगे आप? जहां तक जस्टिस मित्तल का व्यू पॉइंट है, मेरा ये व्यू है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन हैज बीन जेलसली गार्डेड बाय द सुप्रीम कोर्ट। रमेश थापर 1950, इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर 1973, साकल पेपर्स, बहुत सारी जजमेंट्स हैं सुप्रीम कोर्ट की जहां सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को जेलसली गार्ड करेंगे। फ्रीडम ऑफ स्पीच ले इन द फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी का जो फाउंडेशन है वो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है।
अब इस केस में क्या हुआ, देखिए ऐसा है, मैं थोड़ी सी हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव देना चाहूंगा। पुराने जमाने में जो निंदा, ये जो डेफमेशन या जो भी ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, जो भी ये जो इस क्रिटिसिज्म जो होता था वो पैम्पलेट्स के थ्रू होता था। लेडी चैटरलीज लवर, वो किताबों के थ्रू होता था, वो पेपर के थ्रू होता था। 1923 में टेलीविजन आया, रेडियो आया, टेलीविजन आया 1920s और 30s में। तो जब टेलीविजन और रेडियो आया तो एक पब्लिक प्लेटफॉर्म क्रिएट हुआ, या लाउड स्पीकर्स आ गए अर्ली 1900s में, तो एक पब्लिक प्लेटफॉर्म क्रिएट हो गया। तो जो काम पैम्पलेट से होता था वो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आ गया, मगर वो पब्लिक प्लेटफॉर्म भी लिमिटेड था। एक रेडियो पे हर शख्स नहीं आ सकता, रेडियो पे हर आदमी टेलीविजन पे नहीं आ सकता, तो एक लिमिटेड था। जो ये कैंपेन था, या जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो एक्सरसाइज होती थी, वो लिमिटेड मीडियम्स पे एक्सरसाइज होती थी। सिर्फ ऑथर्स करते थे, सिर्फ कुछ चंद स्पीकर्स थे जो टेलीविजन और रेडियो पे आके अपनी बात बोलते थे। अब आ गया इंटरनेट, आ गया 1990s में। इन माय व्यू इंटरनेट डेमोक्रेटाइजेस द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन कुछ लोगों के पास था, टू से इन द पब्लिक डोमेन, वो अब हर नेटिजन, हर सिटीजन के पास वो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। मैंने कुछ अपनी बात बोलनी है तो मेरे पास ट्विटर है, व्हाट्सएप है, ब्लॉगिंग है, एटसेट्रा एटसेट्रा है। अब इस सिनेरियो में, अब इस केस को अगर हम एग्जामिन करें तो एक ट्वीट था, 2 ट्वीट्स थे मिस्टर प्रशांत भूषण के जो क्वेश्चन हुए सुप्रीम कोर्ट में, और क्योंकि वो क्वेश्चन हुए उसकी वजह से मिलियंस ऑफ ट्वीट्स एंड व्हाट्सएप मैसेजेस हैव बीन जनरेटेड। अगर उस ट्वीट को ओवरलुक कर दिया जाता, उसको इग्नोर कर दिया जाता, तो शायद वो वहीं खत्म हो जाता। अब क्योंकि उसमें सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस इशू किया कंटेम्प्ट का, हेयरिंग शुरू हुई, तो ये एक मुद्दा बन गया। और क्योंकि ट्विटर और व्हाट्सएप, क्योंकि ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हर सिटीजन के पास हैं, जिसके पास भी मोबाइल फोन है उसके पास ये एक राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। तो वो 1 या 2 ट्वीट्स, वो 1-2 मिलियन ट्वीट्स और व्हाट्सएप मैसेजेस में बदल गए। अब मेरा ये कहना है, किस किस को पनिश करेगा सुप्रीम कोर्ट? अगर ये 1 मिलियन, 5 मिलियन, 10 मिलियन people are talking about this, they are criticizing the Supreme Court. How many people can be punished under this law of contempt? तो मेरे ओपिनियन में, क्योंकि ये सोशल मीडिया बहुत इसका जो स्पेक्ट्रम है वो अनइमेजिनेबली ब्रॉड है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट को फ्यूचर में बिफोर टेकिंग अप दिस इशू, बिफोर इशूइंग नोटिस ऑफ कंटेम्प्ट, सुप्रीम कोर्ट को ये टेक्नोलॉजी की जो रियलिटीज हैं, टेक्नोलॉजिकल रियलिटीज हैं, इनको भी सामने रखना चाहिए। एक ट्वीट करना बहुत आसान है, एक व्हाट्सएप मैसेज करना बहुत आसान है, और उसकी लाइफ कुछ नहीं है। हमारे ओल्ड बॉयज नेटवर्क है मेयो कॉलेज का, रोज हम लोग व्हाट्सएप मैसेजेस करते हैं। एक व्हाट्सएप मैसेज किया मैंने, उस पे कुछ रिस्पॉन्सेज आए, फिर नेक्स्ट मुद्दा आ गया, फिर नेक्स्ट मुद्दा आ गया। वी लिव इन अ वेरी फास्ट मूविंग वर्ल्ड। अब उसमें ट्वीट्स कर दिए तो कर दिए। इन माय व्यू एक ओपिनियन, प्रशांत भूषण जी ने एक ओपिनियन स्टेट करी उन ट्वीट्स में। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन शुड बी जेलसली गार्डेड इन माय व्यू। उसकी जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो बहुत नैरोली कॉन्स्टिट्यू होनी चाहिए। उन्होंने एक ओपिनियन अपना दे दिया, तो दे दिया वो ओपिनियन। अब क्योंकि उसको एक मुद्दा बना दिया गया, तो वो एक मुद्दा बना के आपने उसमें 10 मिलियन लोगों को भी
उसमें आपने इन्वॉल्व तो कर लिया। मतलब और आप इसमें ये कहेंगे कि सुप्रीम शुरू कर कोर्ट दिया उसमें। तो मतलब इसमें आप ये कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट अगर इसमें, जैसा कि आपने कहा भी कि अगर कुछ रिएक्ट नहीं करता तो शायद ये रिएक्शन नहीं आते। जस्टिस मित्तल, मेरे मैं आपसे ये पूछना चाहूँ। मेरी ओपिनियन में सुप्रीम कोर्ट, इन जी माय हम्बल व्यू, शुड हैव ओवरलुक्ड दीज जी ट्वीट्स। जी जी इन ट्वीट से हमारा सुप्रीम जी कोर्ट नहीं हिलता। हमारा सुप्रीम कोर्ट जो है, एक इट्स अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन। इट्स रूट्स आर एम्बेडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। it is respected by people at large. जी People जी respect the Supreme Court. इन ट्वीट जी से सुप्रीम कोर्ट की जो रेपुटेशन है या हमारे सुप्रीम कोर्ट की जो स्ट्रेंथ है, वो मेरे ओपिनियन में नहीं हिलती, नींव नहीं हिलती ट्वीट से। ऐसे ट्वीट जी मिलियंस ऑफ टाइम्स आएंगे आगे चल के, ऐसे व्हाट्सएप मैसेजेस मिलियंस ऑफ टाइम्स आएंगे। ये टेक्नोलॉजी है, ये फास्ट मूविंग टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड में इस ट्वीट पे मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को शायद रिएक्ट नहीं करना चाहिए। जी 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 जस्टिस मित्तल, मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगा, ये कि जब ये ट्वीट आया, उसका बाद हियरिंग हुई, कन्विट किया गया, आपने कहा भी कि ये दूरा कुश्ती है। अब जब क्या कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने 3 दिन का टाइम दिया है, क्या आपको लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट को कहीं ना कहीं एहसास है, इसलिए वो कदम पीछे खींचता दिख रहा है, या असमंजस में आ गया कि अब क्या करें? सजा देंगे तो आगे क्या होगा, नहीं देते हैं तो क्या होगा? तो वो एक जो डिलेमा वाली स्थिति है, कहीं उसमें फंस गया दूरा कुश्ती के साथ साथ। निश्चित रूप से सबसे पहले तो मैं विवेक सूद जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि वो इस बात के समर्थक हैं कि सुप्रीम कोर्ट की जड़ें इतनी कमज़ोर नहीं हैं कि इस प्रकार की 1, 2 या 10 ट्वीट से सुप्रीम कोर्ट की नींव हिल जाए। जी जो भी हमारे लोकतंत्र के स्तंभ हैं, चाहे वो न्यायपालिका है, चाहे वो कार्यपालिका है और चाहे वो विधायिका है, सबकी नींव इतनी मजबूत है कि 1, 2, 4 लोगों के कहने से इनकी नींवें नहीं हिलती हैं। परंतु जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि स्वस्थ आलोचना करने का प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार है। और विवेक सूद जी का ये कहना है कि एक ट्वीट हुआ, उस ट्वीट के 1 मिलियन फॉलोअर्स हो गए, तो सामान्यतया कानून में यही माना जाता है कि जिसने वो ट्वीट ओरिजिनेट किया वो ज़्यादा दोषी है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि हाँ, मैं ये मानता हूँ कि अगर सुप्रीम कोर्ट पूरी तरह से मुतमईन है कि कंटेम्प्ट हुआ है, तो फिर इसको सजा करने में देरी नहीं करनी चाहिए। और अगर सुप्रीम कोर्ट के मन में कोई संशय है, जैसा कि परिलक्षित हो रहा है, परिलक्षित इसलिए हो रहा है कि किसी भी अपराधी को, सामान्य अपराधी को भी, हम लोगों ने भी 40 साल जुडिशियल सर्विस की है, तो हम लोगों ने भी कभी किसी भी अपराधी को गिल्टी होल्ड करने के बाद ये तो विचार किया कि इसको कितनी सजा दी जाए, परंतु ये उससे कभी अपेक्षा नहीं की कि वो हमें माफीनामा लिख करके दे दे या वो अपना वक्तव्य वापस ले नहीं आ सकते। पिस्टल से निकली हुई गोली कभी भी अपने चैम्बर में वापस नहीं आ सकती। तो निश्चित रूप से मुझे ये लगता है कि जैसा कि अटॉर्नी जनरल साहब ने भी कहा है कि सजा नहीं होनी चाहिए, तमाम सीनियर एडवोकेट्स का भी व्यू है कि इसमें सजा नहीं होनी चाहिए, तो निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट अब एक ऐसी स्थिति में आ गया है कि उनसे ये प्रकरण न निगला जा रहा है न उगला जा रहा है। जी। तो फिर मैं जैसे मैंने शुरुआत की थी अपने एक मशहूर गाने से कि वो अफसाना जिसे अंजाम तक ले जाना हो नामुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ दे देना ही है अच्छा। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीशगण बहुत विद्वान हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, बड़ा अनुभव है उनका, तो इसको वो खूबसूरत मोड़ कैसे दे देते हैं वो उनका अपना विकल्प है। और जहाँ तक मुझे लगता है, जैसा कि मैं मीडिया में और प्रिंट मीडिया में पढ़ रहा हूँ कि प्रशांत भूषण जी अपनी बात से पीछे हटने को तैयार नहीं हैं, ना वो माफी मांगने के लिए तैयार हैं, ना वो अपना वक्तव्य वापस लेने के लिए तैयार हैं। तो अब ऐसी स्थिति में कोई सम्मानजनक रास्ता माननीय सर्वोच्च न्यायालय को ही निकालना पड़ेगा, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को ही निकालना पड़ेगा।
अन्यथा जैसा कि पेपर्स में आ रहा है कि जस्टिस ए के मिश्रा साहब 5 सितंबर को रिटायर हो रहे हैं, उनके रिटायरमेंट के बाद उसकी रिव्यू पिटीशन डाली जाएगी। रिव्यू पिटीशन डाली जाएगी तो उसमें हियरिंग होगी, लंबी हियरिंग होगी। फिर कोर्ट कहता हूं कि हम लोग जिला अदालतों में भी रहे हैं, जिला अदालतों में भी फेस टू फेस बहुत से ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं जो कंटेम्प्ट की श्रेणी में आते हैं, परंतु उन कंटेम्प्ट की श्रेणी में आने वाले प्रकरणों को जब जिला जज के पास ले जाया जाता है या हाईकोर्ट के एडमिनिस्ट्रेटिव जज के पास ले जाया जाता है तो एक सम्मानजनक रास्ता निकाल लिया जाता है कि भाई ठीक है, अब आगे से आप ऐसा मत करिएगा और दोनों लोग हाथ मिला लीजिए। जी, तो वो प्रकरण वहीं खत्म हो जाता है। देखिए, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक तलवार है जो केवल डराने के लिए है, ये तलवार मारने के लिए नहीं है। हम लोगों को यही पढ़ाया गया है, ये तलवार मारने के लिए नहीं है, ये तलवार प्रयोग करने के लिए नहीं है। मेरा ये व्यू है कि इसमें सुप्रीम कोर्ट को सजा नहीं देनी चाहिए। मिस्टर प्रशांत भूषण ने कह दिया भी मैं अपॉलजी नहीं दूंगा, मैं विड्रॉ नहीं करूंगा। तो अगर इस स्थिति में, इस सिचुएशन में अगर सुप्रीम कोर्ट कहता है, सुप्रीम कोर्ट का प्रेरोगेटिव है, मैं सिर्फ अपना एक व्यू दे रहा हूं एज एन ऑब्जर्वर और एज अ सीनियर काउंसिल विद सम एक्सपीरियंस अपना व्यू पॉइंट दे रहा हूं। मेरे व्यू में सुप्रीम कोर्ट को इस मैटर में सजा नहीं देनी चाहिए, और अगर सुप्रीम कोर्ट इस मैटर में सजा नहीं देता तो सुप्रीम कोर्ट छोटा नहीं हो जाता। सुप्रीम कोर्ट की, मेरे ओपिनियन में सुप्रीम कोर्ट की रेपुटेशन, हमारे सुप्रीम कोर्ट की जो उनकी रेपुटेशन है वो इनहैंस होती है। वो कहीं भी वो किसी तरीके से वो छोटे नहीं हो जाते अगर इस मैटर में सजा नहीं देते। इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट प्रशांत भूषण हैज रिफ्यूज्ड टू टेंडर एन अपॉलजी और ही हैज रिफ्यूज्ड टू विड्रॉ द स्टेटमेंट, ये जरूरी नहीं है कि अगर हमने कन्विक्शन कर दी तो हमें सजा देनी ही पड़ेगी। ये कहीं लेकिन इसमें एक सवाल उठता है। सॉरी जी, इसमें एक सवाल ये उठता है कि अगर किसी को कन्विक्ट कर दिया जाए और सजा न दी जाए तो प्रशांत भूषण जी या किसी एक उस स्टेचर के शख्स के साथ, जैसे कई फिल्म एक्टर्स के साथ भी ऐसा हुआ है कि उनकी सजा हो गई, उन्हें उसके बाद उनकी सजा को होल्ड कर दिया गया कि भाई सजा अभी लागू नहीं है, सजा भी ऐलान हो गई, सजा लागू नहीं। और दूसरा यहाँ पे है कि कन्विक्ट कर दिया गया लेकिन सजा नहीं देंगे। तो ये किसी एक स्टेचर प्रशांत भूषण हो गए या जो मशहूर फिल्म एक्टर्स हैं उनके साथ ऐसा हुआ है, वो एक अलग चीज है। एक आम आदमी के साथ अगर ऐसी स्थिति होती, सपोज मेरे जैसा कोई आदमी हो या कोई एक तीसरा आदमी हो जो इस तरीके के किसी कंटेम्प्ट के मामले में फंस जाए, क्या सुप्रीम कोर्ट उसके साथ भी ऐसा ही व्यवहार करेगा या अदालतों को ऐसा ही व्यवहार करना, क्या ये एक प्रेसिडेंस बनेगा? जस्टिस मित्तल, मैं आपसे जानना चाहूंगा। जस्टिस, अच्छा नहीं, सॉरी, लगता है जस्टिस मित्तल को आवाज नहीं जा रही, कनेक्टर नहीं है। विवेक सूद जी, मेरा सवाल आपने सुन लिया है, आप मुस्कुरा भी रहे। देखिए, ये एक बहुत ही हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है। मैं इसमें कोई भी मैं व्यू नहीं दूंगा कि सुप्रीम कोर्ट के, अगर सुप्रीम कोर्ट के आगे अगर ये प्रशांत भूषण नहीं होते और कोई और होता, कोई कॉमन मैन होता, तो उसके साथ क्या सलूक किया जाता, उसको क्या पनिशमेंट मिलती, ये आई विल नॉट वांट टू आंसर। ये बहुत ही हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, मगर शायद आम आदमी के ट्वीट को ओवरलुक ही कर दिया जाता, शायद वो सामने ही नहीं आता, शायद वो इतना बड़ा नेशनल इशू बनता ही नहीं, शायद ऐसा ट्वीट या व्हाट्सएप मैसेजेस जो बहुत एक्सचेंज होते हैं, मिलियंस ऑफ टाइम्स एक्सचेंज होते हैं, पर कोई कॉग्निजेंस नहीं लिया। क्योंकि अगर आपको याद हो विवेक जी, कई ऐसे केसेस हुए हैं जब जर्नलिस्ट ने, कार्टूनिस्ट ने कार्टून बनाए हैं
पार्लियामेंट को लेके और क्या कहते हैं सुप्रीम कोर्ट को लेके, और उनके ऊपर केसेस चले हैं, वो कन्विक्शन नहीं हुआ वो एक अलग बात है, लेकिन वहां पे सुप्रीम कोर्ट या अदालतों की मैग्नानिमिटी दिखाई दी, वहां पे कुछ जगह दिखाई दी, कुछ जगह वो लोग जेल में भी बंद है, वो लोग जेल में भी बंद है, और यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। तो वो एक इशू आता है जब जी जी मैं उसको बोलना चाहूंगा, वो जो आप जिन केसेस की आप बात कर रहे हैं, जैसे ममता बनर्जी चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल, उनके कैरिकेचर बना दिया, वो जेल में डाल दिया, वो सेक्शन 66A का मिसयूज था। सेक्शन 66A ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, इंटरनेट अब्यूज का जो प्रोविजन था, जो सुप्रीम कोर्ट ने उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर होने के बाद भी उसको पुलिस जो है कई बार उसको मिसयूज करती रही, मिसयूज करती रही है। वो मामले और हैं, पर हमारे सुप्रीम कोर्ट, नॉर्मली सुप्रीम कोर्ट हैज शोन ब्रॉड शोल्डर्स। सुप्रीम कोर्ट ने कंटेम्प्ट के मामलों में, मुझे नहीं याद है, ये अभी जस्टिस कन्नन का जो केस था उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने कितनी अपॉर्चुनिटीज दी, उन अपॉर्चुनिटीज के बावजूद वो बोलते रहे। अंत में आके सुप्रीम कोर्ट की जब पेशेंस बिल्कुल एग्जॉस्ट हो गई, जब आफ्टर न्यूमरस अपॉर्चुनिटीज वर गिवन टू हिम एंड ही वाज नॉट विलिंग टू मेंड हिमसेल्फ, सुप्रीम कोर्ट ने उनको जेल भेजना पड़ा। अदरवाइज सुप्रीम कोर्ट जो है, इट इज नॉट ट्रिगर हैप्पी, इट इज नॉट इशूइंग नोटिसेस ऑफ कंटेम्प्ट ऑन अ डेली बेसिस। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन has been jealously guarded by the Supreme Court. It has been respected by the Supreme Court. अब ये एक इशू, में हमें लगा कि सुप्रीम कोर्ट टची हो गया इस इशू पे, नहीं मैं कहना चाह रहा था जी जस्टिस मित्तल जी, मैं यही कहना चाह रहा था कि जस्टिस कन्नन का एग्जाम्पल है कि जिसमें उनको न्यूमरस अपॉर्चुनिटीज दी गई और उनको फिर अल्टीमेटली जेल भेजा गया, और एक हाई कोर्ट जज होने के नाते उनको जेल भेजा गया। इसी प्रकार से जस्टिस मार्कंडे काटजू को भी कोर्ट में अपीयर होना पड़ा जी। मैं ये अभी इंसिडेंट वाला था ही सुप्रीम कोर्ट के सामने, जबकि जी तो वो चूंकि सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हैं, इसके बावजूद उनको सुप्रीम कोर्ट में एज ए कंटेमनर अपीयर होना पड़ा जी। तो देखिए, कंटेम्प्ट करना किसी का अधिकार नहीं है और कंटेम्प्ट करना किसी का शौक भी नहीं होना चाहिए। मैंने जैसा कि प्रारंभ में ही कहा था कि हर आदमी को अपनी वाणी का संयम रखना चाहिए, एक मधुर वाणी बोलनी चाहिए, और किसी, जैसे अभी मैं एक मीडिया में देख रहा था कि प्रशांत भूषण जी ने 10 पुराने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI के बारे में क्वेश्चन पूछे हैं कि देखिए उन्होंने ये किया, उन्होंने ये किया, उन्होंने ये किया। अगर उन्होंने ये किया तो उन ऑर्डर्स को चैलेंज करना चाहिए, उनका ऑर्डर्स का रिव्यू करना चाहिए और उसकी शिकायत उसी समय करनी चाहिए थी जी। तो स्वस्थ आलोचना का अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को है, और मैं सूद साहब की इस बात से सहमत हूं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने मामलों में अपना सीना चौड़ा किया है, ब्रॉड हार्टेडनेस हुए, जैसा कि एडवोकेट जनरल ने भी कहा है कि इसमें सजा नहीं होनी चाहिए, और ये एक टाई फंस गई है जैसे कहना चाहिए कि ना तो मैं माफी मांगूंगा और ना मैं। विवेक सूद जी, मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगा कि एक चीज अब ये डिमांड भी हो गई कि जो क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट वाला प्रोविजन है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट में, इसको खत्म कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि इसी में ज्यादा प्रॉब्लम होती है, सिविल वाला जो है कंटेम्प्ट उसमें। तो आप क्या इस डिमांड से सहमत है कि इसको खत्म कर दिया जाना चाहिए? क्योंकि जो क्रिमिनल को उसमें एक तो फिजिकल वाला है कि मतलब कोर्ट रूम के अंदर किसी ने बदतमीजी कर दी, कुछ गाली दे दी या तो ज्यादा तेज चिल्ला दिया, वो एक हो गया। एक ये जो है कि ट्वीट कर दिया, जिसमें जो आ गया मामला, तो इसको क्या खत्म किया जाना चाहिए जो क्रिमिनल कंटेम्प्ट का मामला है या जो कानून है? मेरी ओपिनियन में प्रोविजन को खत्म नहीं करना चाहिए, तो प्रोविजन शुड रिमेन ऑन द स्टैट्यूट बुक, मगर इसकी जो एप्लीकेबिलिटी है, इसकी जो इन्फोर्समेंट है, इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है, वो बहुत ही एक्सेप्शनल केसेस में इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए।
जैसे कि मैंने कहा, ये जो मिस्टर प्रशांत भूषण के जो ट्वीट्स हैं, ये परहैप्स इन माय व्यू ये ओवरलुक हो जाने चाहिए थे, और ये क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जो प्रोविजन है उसमें नहीं डालने चाहिए थे। बहुत एक्सेप्शनल केसेस में ये पावर ऑफ क्रिमिनल कंटेम्प्ट जो है ये इन्वोक होनी चाहिए। बहुत नैरोली टेलर्ड केसेस होने चाहिए, बहुत एक्सेप्शनल केसेस होने चाहिए, उन केसेस में ये पावर एक्सरसाइज होनी चाहिए। देखिए, मैं फिर रिपीट करूंगा, हमारी सोसाइटी अभी इवॉल्विंग सोसाइटी है, अभी इंटरनेट आया है, अभी इंटरनेट लोग समझ रहे हैं, इंटरनेट को इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी ये बहुत ही फ्यूचरिस्टिक अप्रोच रहेगी, मेरे ओपिनियन में बहुत रैडिकल अप्रोच रहेगी कि हम जो है क्रिमिनल कंटेम्प्ट का जो प्रोविजन है उसको हम रिपील कर देना चाहिए। इट विल बी टू रैडिकल फॉर द इंडियन सोसाइटी in the present times, maybe in future, when our society is matured enough at that level to respond appropriately in a balanced view, etc., maybe then the legislature may think fit to repeal this provision, but not as of now. जी। अच्छा, इसमें एक सवाल था कि डेफेमेशन के लॉ को रिपील कर देना चाहिए, क्रिमिनल डेफेमेशन के लॉ को सेक्शन 499, 500 को रिपील कर देना चाहिए। मैं नहीं मानता। इट विल लीड टू chaos इन द सोसाइटी। इसमें एक सवाल और उठता है जस्टिस मित्तल, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपका कनेक्शन बार बार कट जाए, कोई दिक्कत नहीं है, वो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक चीज होती है कि एक जज की आलोचना हुई या एक किसी व्यक्ति की आलोचना हुई, और वो व्यक्ति जिस संस्था से जुड़ा है, तो ये भी कहा जाएगा कि साहब आपने इस फला व्यक्ति की या इन सज्जन की आलोचना की या इनके बारे में कुछ कहा, उसकी वजह से संस्था पर असर पड़ा या संस्था की बदनामी। ये जो कनेक्टिविटी है ये कितनी सही है, गलत है? क्या वाकई ऐसा होता है कि अगर मान लीजिए किसी जज के ऊपर टिप्पणी होती है या किसी भी एक ओहदे पे बैठे आदमी की टिप्पणी होती है, तो जिस संस्था से वो जुड़ा है, क्या वो उस पे असर पड़ सकता है, लेकिन क्या उसकी भी बदनामी होती है, उसकी भी छवि खराब होती है? जस्टिस मित्तल। नहीं, देखिए मेरा मानना यह है कि अगर किसी व्यक्ति पर व्यक्तिगत कटाक्ष किया गया है, कटाक्ष है, और जैसा कि मैंने शुरू में कि हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था में सभी स्तंभ इतने मजबूत हैं कि किसी एक व्यक्ति की आलोचना करने से या एक मछली तालाब गंदा नहीं कर सकती। वो कटाक्ष उस व्यक्ति पर है, और उस व्यक्ति के कटाक्ष किए जाने से पूरी संस्था प्रभावित नहीं होती है, बिल्कुल नहीं होती है। जी। क्या असर पड़ता है संस्था पे? मेरी ओपिनियन में बिल्कुल असर नहीं पड़ता। ये कोई ट्वीट्स आए, इनसे सुप्रीम कोर्ट की रिस्पेक्ट पे, सुप्रीम कोर्ट के ओहदे पे, सुप्रीम कोर्ट के स्टेचर पे कोई इफेक्ट नहीं होता। ये उन्होंने एक ओपिनियन अपनी जाहिर करी, एक क्रिटिकल अप्रोच लिया, उन्होंने कुछ इंसिडेंट को क्रिटिसाइज किया, और उन्होंने कहा कि भाई ये पिछले 5 साल से सुप्रीम कोर्ट जो है वो एंटी डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग हो रही है। ये एक ओपिनियन दिया, एक क्रिटिकल स्टेटमेंट दी, और उन 2 ट्वीट्स से हमारी सुप्रीम कोर्ट की जो फाउंडेशन है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी रिस्पेक्ट को कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये जो ट्वीटिंग, मैं रिपीट करता हूँ, ये जो ट्वीटिंग और व्हाट्सएप मैसेजेस हैं, ये मिलियंस हैं, मिलियंस इन अ डे हैं, हो रहे हैं, ये होते रहेंगे, अब ये बढ़ेंगे आगे चल के। और बहुत सारे नेटवर्क्स में बहुत सारी इस तरीके की बातें होती हैं, बहुत सारी क्रिटिसिज्म होते हैं। हमारे जो रिस्पेक्टेबल ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैं, उनको बहुत क्रिटिसाइज किया जाता है व्हाट्सएप नेटवर्क्स पे, ट्वीटिंग पे। हमारी जो ऑपोजिशन पार्टीज हैं उनको बहुत क्रिटिसिज्म किया जाता है। देखिए, अब इतना मीडिया है हमारे जीवन में,
तो हम लोग जो हैं बहुत रिस्पॉन्ड करते हैं। सुशांत सिंह राजपूत का जो केस है वो इन्वेस्टिगेशन चल रही है, हर इंडियन का एक व्यू पॉइंट है इस पे, वो लोग अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं व्हाट्सएप पे, ट्वीट्स पे। उस ट्वीटिंग में और व्हाट्सएप पे बहुत बहुत सवाल उठ रहे हैं, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज के खिलाफ बहुत सवाल उठ रहे हैं। बहुत लोग बोल रहे हैं ये तो पॉलिटिकली मोटिवेटेड मामला है और इसका ये मोटिव है, उसका वो इंटेंट है। ऐसे तो हजारों, 10,000, 1 मिलियन ट्वीट्स और व्हाट्सएप मैसेजेस आ रहे हैं। आप किसको किसको आप रोकेंगे, किसको किसको आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में आप हॉल अप करेंगे? तो ये मीडियम जो है अब ये बहुत डेमोक्रेटिक मीडियम है, लोग अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं और करते रहेंगे, और इनसे हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो नहीं अफेक्ट होते किसी तरीके से, ये मैं कहना चाहूँ। जी 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 मेरा एक आखिरी सवाल होगा इसमें, अगर विवेक सूद जी, मैं ये जानना चाहूंगा कि एक संक्षिप्त में जवाब चाहूंगा थोड़ा सा। एक जब जजेस के इम्पीचमेंट की बात होती है, कि जजेस के रिमूवल की जब बात आती है, तो एक प्रोसेस है उसका कि पहले आरोप लगेगा, उस पे पार्लियामेंट के दोनों सेशंस में, तो दोनों सदनों में से किसी एक सदन में एक सर्टेन नंबर ऑफ एमपीज उसका प्रपोजल देंगे, उस पर बहस होगी, उसके बाद वो आएगा, फिर जांच होगी और फिर उसका सारा कुछ होगा। अगर ये कंटेम्प्ट वाला मामला खत्म हो जाता है तो फिर भ्रष्टाचार के आरोप में कई बार लगे भी, वो बात दूसरी है कि कुछ जजेस पे इम्पीचमेंट की प्रोसेस शुरू नहीं हो पाई, उससे पहले ही कुछ और चीजें बदलाव आ गए। तो क्या आपको नहीं लगता कि वो मामले भी खत्म हो जाएंगे, कि वो तो इलीगल हो जाएगी, भ्रष्टाचार का आरोप कैसे लगा सकते हैं, वो कंटेम्प्ट का पार्ट हो जाएगा? नहीं, फिर से थोड़ा इसमें आप क्या कहना चाहते हैं, थोड़ा सा और इसको क्लैरिफाई करिए सवाल। जब किसी भ्रष्टाचार के आरोप में किसी जज के इम्पीचमेंट की बात आती है, तो उसका एक प्रोसीजर है कि आरोप लगा, उसके बाद क्या कहते हैं, पार्लियामेंट के दोनों सदनों में से किसी एक सदन में सर्टेन नंबर ऑफ एमपी जो है वो प्रपोजल, मतलब बहस होगी, उसके बाद वो प्रस्ताव पास होगा कि हाँ इनके खिलाफ इम्पीचमेंट का प्रोसेस होना चाहिए, फिर जांच होती। वो तो भ्रष्टाचार का आरोप अगर आप लगा ही नहीं पाएंगे तो फिर कैसे इम्पीचमेंट का प्रोसेस का तो कोई मतलब ही नहीं रह गया, या उस पर जांच ही नहीं होगी फिर, क्योंकि वो तो क्या कहते हैं, जिसे कहना चाहिए चारों तरफ से सेव्ड है, एक आयरन कर्टेन में। जी नहीं, मैं इसमें थोड़ा सा डिफर करूंगा। ऐसा नहीं है कि आप करप्शन की एलिगेशंस नहीं लगा सकते जस्ट बिकॉज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का एक लॉ है, कंटेम्प्ट का लॉ बना हुआ है, तो आप करप्शन के चार्जेस नहीं लगा सकते। पर वो करप्शन के जो चार्जेस आपने लगाने हैं उनका जो प्रोसेस है, उसका जो प्रोसीजर है, वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप वो प्रोसीजर को फॉलो करते हैं तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बीच में नहीं आता। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल जो आपने इम्पीचमेंट का प्रोसीजर बता, अगर कोई करप्शन की एलिगेशंस लगाने हैं और जिससे आप चाहते हैं ये भी इम्पीचमेंट हो ऑफ अ जज, तो उसका प्रोसीजर अगर आप फॉलो करते हैं तो वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में नहीं आता। मगर अगर आप जो है करप्शन की एलिगेशंस, वाइल्ड एलिगेशंस आप लगाना शुरू कर दें ऑन सोशल मीडियम्स एंड अदर मीडियम, वाइल्ड एलिगेशंस लगाना शुरू कर दें और जो बहुत ज्यादा सीरियस हो और कोई मैटर वहां पेंडिंग हो, जो बहुत बार बार आप परसिस्टेंटली उसको यूज कर रहे हैं सोशल प्लेटफॉर्म को, तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को जो है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट को इन्वोक होना चाहिए, वो इन्वोक होगा भी। और मेरा यही है कि ये 1-2 ट्वीट से इंस्टीट्यूशन पे फर्क नहीं पड़ता, और जस्ट बिकॉज ये लॉ ऑफ कंटेम्प्ट है इसका मतलब नहीं है कि इम्पीचमेंट प्रोसीजर में कोई ऑब्स्टिकल है या कोई बाधा है। तो इम्पीचमेंट का एक प्रोसीजर है, अगर आप उस प्रोसीजर को फॉलो करें, अगर आप उस प्रोसीजर को फॉलो करें तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं आता बीच में, वो ऑब्स्टिकल नहीं है, कोई ऑब्स्टिकल नहीं है। आपने एलिगेशन लगाना है, करप्शन एलिगेशंस कुछ लगाने हैं, उसका अगर प्रोसीजर आप फॉलो करेंगे, आप कंप्लेंट फाइल करिए टू द कंसर्न अथॉरिटी ताकि फिर वो प्रोसीजर फॉलो हो,
उसमें कंटेम्प्ट ऑफ जी। कोर्ट कहीं नहीं आएगा। मगर अगर आप जी, वाइल्ड जी। एलिगेशन लगाएंगे और परसिस्टेंटली बार बार लगाते रहेंगे और इंस्टीट्यूशन को डिमीन करेंगे, परसिस्टेंटली करेंगे, ये एक दो ट्वीट्स, ये एक दो व्हाट्सएप मैसेजेस की बात मैं नहीं कर रहा हूं, जी, जी, परसिस्टेंटली आप यूज जी। करेंगे और इंस्टीट्यूशन के रेपुटेशन को आप लोअर करेंगे, तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है इन्वोक होना चाहिए। क्यों नहीं होना जी, चाहिए? जी, मेरा जी, सिर्फ कहने जी, का भाव ये है कि जी, नैरोली जस्टिस मित्तल फिर जुड़ गए हमारे साथ। वो बहुत जी, नैरो, जस्टिस मित्तल। बहुत एक्सेप्शनल केसेस में इन्वोक होनी चाहिए। जी, अब विवेक सूद जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ जुड़े, और जस्टिस मित्तल आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं कि इस शो में जुड़े, और क्या कहते हैं जो आप लोगों ने बताया कि किस तरीके से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जो ये प्रेजेंट मामला है जिसकी वजह से ये बातचीत एक बार फिर इतनी सामने सुर्खियां बन रही है मीडिया में, इसको देख के ये लगता है कि कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट डिलेमा में है और सुप्रीम कोर्ट को सजा नहीं देनी चाहिए प्रशांत भूषण को। ये सबकी एक तरीके से अपील भी है और उम्मीद भी है कि सुप्रीम कोर्ट कुछ ऐसा रास्ता निकालेगा कि सजा भी ना हो और जो एक जो आलोचना या जो एक उसका केंद्र में आ गया वो नहीं होगा। और सुप्रीम कोर्ट का एक जो अपना स्टेचर है, सबका मानना है, जस्टिस मित्तल का भी, विवेक सूद जी का भी, कि जो सुप्रीम कोर्ट का स्टेचर है वो इतना कमजोर नहीं है कि 2, 4, 5, 10 ट्वीट से उसके ऊपर कोई असर पड़ेगा। आप दोनों लोगों का लीगल प्लेटफॉर्म से जुड़ने का बहुत बहुत शुक्रिया।